नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा प्लस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग जो है हमारी जो राजस्थानी साहित्य, राजस्थान का साहित्य एवं साहित्यिक रचनाओं की जो कक्षा 4 है उस पर हम लोग आज बात करेंगे। 3 कक्षाएं हम लोग पहले पढ़ चुके थे। कौन कौन सी हमने पढ़ी है? राजस्थानी देखो, भाषा और बोलियां हम लोग पढ़ चुके थे। राजस्थान की भाषा और बोलियां हम लोग पढ़ चुके थे और बिल्कुल बहुत आसान ट्रिक से हम लोगों ने इसको याद किया था। उसके बाद हमने जो टॉपिक शुरू किया था वो था राजस्थान का साहित्य एवं साहित्यिक रचनाएं। चूँकि बहुत सारी रचनाएं हैं और हम लोग कुछ भी इनमें जो है छोड़ने के मूड में नहीं है। सारी साहित्यिक रचनाएं लगभग हम लोग यहाँ पर जो है समावेशित करेंगे। तो आइए अगली क्लास की तरफ अपन चलते हैं, क्लास नंबर 4। देखिए, हम लोगों ने इससे पहले जो है 39 नंबर तक हम लोगों ने ग्रियर्सन को देख लिया था। 39 पे 39 नंबर पे हमने जो है कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन को हमने देख लिया था। तो 39 के बाद फिर अपन बढ़ते हैं आगे 40 नंबर पे। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे पास में एक तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, उसके बाद अगले जो हमारे पास में एक विदेशी जो हमारे राजस्थानी साहित्य पर जिन्होंने काम किया था वो है कर्नल जेम्स टॉड। आगे है हमारे पास में तीसरे नंबर के जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान, विदेशी विद्वान एल पी टेस्सीटोरी। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान हैं हमारे राजस्थान के साहित्य के संदर्भ में विद्यार्थियों। तो इन तीनों के जितने भी योगदान है, इनके जो भी हमारे राजस्थान को योगदान है वो भी हमें पता होना चाहिए, प्लस इनकी जो साहित्यिक रचनाएं हैं वो भी हमें पता होनी चाहिए। ये ध्यान रखना है आप लोगों को, मिक्स नहीं करना है अपने को, है ना। चलिए बढ़ते हैं और हम लोग क्या है कि देखो आसान से आसान ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी रचनाएं हैं, क्योंकि रचनाओं वाला जो टॉपिक है अथाह रचनाएं हैं और जो रचनाएं हैं वो विद्यार्थियों को याद होती नहीं है। कई बार बच्चे रटने की कोशिश करते हैं तो रटने के दौरान एक बार की तो उनको याद हो जाती है, कई बच्चे दीवार पे चिपका देते हैं तो कई रचनाएं याद रहती हैं। फिर जैसे एग्जामिनर ने कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो फिर से आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे और आते हुए भी आप लोग सवाल को गलत कर दोगे। ट्रिक से जब आप याद करोगे या फॉर्मूले से जब आप लोग याद करोगे तो आप लोगों को जो है चीज़ें स्थायी रूप से याद रहेंगी। ये ध्यान रखना है, स्थायी रूप से याद आपको रहेंगी। तो आइए कोशिश करना आप लोग मेरे साथ साथ। सबसे पहले हमारे पास में आज की क्लास में हमारे पास पहले जो राजस्थान के जो साहित्यकार हैं जिन्होंने राजस्थानी साहित्य पे बहुत काम किया था, यहाँ की राजनीति को लेकर भी बहुत काम किया था, तो उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन हम लोग पढ़ चुके थे। कर्नल जेम्स टॉड की हम लोग आज बात करते हैं। चलिए तो चलो बात करते हैं क्या क्या इनका योगदान है, क्या क्या इनकी रचनाएं हैं, सारी चीज़ों पर हम लोग आज बात करेंगे। देखो क्या क्या तथ्य हैं इनके, एक एक तथ्य को आप लोग देखिए। एक तो इंग्लैंड के निवासी थे, जो मैं रेड पेन से कर रहा हूँ केवल वो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और वैसे भी इसमें स्लाइड में जो है मैंने महत्वपूर्ण चीज़ें ही डाली है। पश्चिमी राजपूत स्टेट के ये क्या बने, पॉलिटिकल एजेंट बने। इसके अलावा 1817 में जो है पॉलिटिकल एजेंट बनकर
और जो है ये उदयपुर आए। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, तो कौन थे? कर्नल जेम्स टॉड। अब इतने महत्वपूर्ण चूंकि व्यक्तित्व हैं तो कई बार उनका पद भी पूछे जाने की संभावना रहती है। लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर इन्होंने यहाँ राजस्थान उदयपुर में कार्य किया। चलिए, जो मैं गोला बना रहा हूँ वो सारे तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखा जाए। इनकी रचना का नाम देखिएगा अब आप लोग, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसको क्या कहा जाएगा? सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये इस पुस्तक का दूसरा नाम है। अब इस पुस्तक के बच्चों दो भाग हैं, पहला भाग और ये है दूसरा भाग। इन दोनों का कई बार सन पूछा जाता है कि जो प्रकाशित हुई थी, पहला जो इस पुस्तक का भाग है वो प्रकाशित हुआ था 1829 में, और दूसरा जो भाग प्रकाशित हुआ था वो है 1832 में। तो एक तो ये रचना हो गई इनकी। अब देखो आगे फिर देखते हैं अपन, आगे फिर कौन सी रचना है? ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। और राजस्थान के इतिहास लेखन के पिता इनको माना जाता है, राजपुताने के प्रथम लेखक भी इनको माना जाता है। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे जो गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी थे, उन्होंने कर्नल टॉड पर बहुत कार्य किया था, और उनकी बहुत सारी जो कमियां हैं उनको हमारे गौरी शंकर जी हीराचंद जी ओझा ने जो है दूर करने का प्रयास किया था। तो हमारे पास देखो अब इनकी कौन कौन सी रचनाएं और कौन कौन से तथ्य आ गए अपने पास में। एक तो इंग्लैंड के निवासी थे, और उसके बाद में 1817 में उदयपुर में जो है लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर आए, और इनकी पुस्तकें एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो एक तो हमारे पास में पिता शब्द आ जाता है, एक आ जाता है एनाल्स, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। फैक्ट एक, फैक्ट दो महत्वपूर्ण। उसके बाद हमारे पास में आता है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, और इतिहास लेखन का पिता मैंने बता दिया है ना, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। और फिर है हमारे पास में सेंट्रल एंड वेस्टर्न, सेंट्रल एंड वेस्टर्न। हालांकि इसी पुस्तक का दूसरा नाम है, कौन सी पुस्तक का है? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का दूसरा नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। तो हमारे पास देखो अब महत्वपूर्ण जो है, बाकी तो तथ्य अपने को वैसे ही याद हो जाएंगे कि भाई उदयपुर आए थे, लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पे थे, इंग्लैंड के निवासी थे, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आपको। अच्छा, ये इंग्लैंड के निवासी थे। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ऐसे कौन से विद्वान हैं, आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए, जो कि इटली के थे, इटली के थे, और उनकी कर्मस्थली जो थी बीकानेर रही थी। ये आप मुझे बताएंगे। चलिए, तो एक तो हमारे पास में आ गया पिता। पिता से मतलब क्या है विद्यार्थियों? अब ये पिता शब्द मैंने लिख दिया, कीवर्ड लिख दिया मैंने, तो पिता से मतलब है इतिहास लेखन के पिता। देखिए आप, राजस्थान के इतिहास लेखन के पिता, पापा, मतलब शुरुआत इन्होंने ही की थी राजस्थान के इतिहास लेखन की। ये ध्यान रखना है कि राजपुताने के प्रथम लेखक थे ये, तो इतिहास लेखन का क्या हो जाएगा? पिता। चलिए, ये पिता वाली बात हो गई। रचना कौन सी आ गई? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। फैक्ट नंबर 2 ये हो गया इनका महत्वपूर्ण। उसके बाद में अगली जो इनकी रचना थी, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। इनकी ये रचना है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, ये रचना हो गई। तो ये तीसरा फैक्ट हो गया हमारे पास में। और फिर उसके बाद में कई बार ये एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक नहीं देकर आपसे ये पुस्तक पूछ ली जाएगी कि सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, है ना, ये वाली पूछ लेंगे आप लोगों से। तो आप इसके ऊपर भी जो है 4 नंबर लगा लो, और इस फैक्ट को आप याद करो। अब याद कैसे करेंगे आप लोग? मैं एक छोटा सा तरीका बताता हूँ आप लोगों को। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को स्थायी रूप से चीज़ फिर याद हो जाएगी। चलो, इसको यहीं रहने देते हैं, वरना भी गड़बड़ हो जाएगा। देखो,
मेरे पिता, याद रखेंगे, मेरे जो पिता हैं, मेरे पिता कर्नल है, लेफ्टिनेंट कर्नल है। लेफ्टिनेंट क्या है? कर्नल हैं। मेरे पिता लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। इस स्टोरी से छोटी सी स्टोरी बनानी चाहिए। अगर आप लोगों को बहुत सारे तथ्य एक साथ याद करना हो तो छोटी सी एक स्टोरी बनानी चाहिए। मेरे पिता लेफ्टिनेंट कर्नल है। उसके बाद में अब देखो इसमें आपको याद क्या क्या हो जाएगा। आप देखेंगे कि इसमें आपको क्या क्या याद होगा। एक तो पिता शब्द आपको याद हो जाएगा। इसमें ये पिता शब्द याद हो गया आपको, तो पिता से आपको पता चल जाएगा कि राजस्थान के इतिहास लेखन के पिता। उसके बाद में अगला हमारे पास में तथ्य है लेफ्टिनेंट कर्नल। मेरे पिता क्या है? लेफ्टिनेंट कर्नल है। अगर वे मुझे, ये हो गया, अगर वे मुझे कहाँ की यात्रा पे? सेंट्रल एंड वेस्टर्न, सेंट्रल एंड वेस्टर्न यात्रा पर नहीं ले गए तो गोला बनाएंगे आप लोग इन पे। पिता लेफ्टिनेंट कर्नल, सेंट्रल एंड वेस्टर्न। उसके बाद में है यात्रा। यात्रा से मतलब क्या है? यहां पे यात्रा से मतलब है ट्रेवल। यात्रा से मतलब हो गया ट्रेवल हो गया। तो मैं रूठ जाऊंगी या रूठ जाऊंगा और नाल में जाकर बैठ जाऊंगा। नाल से मतलब है एनाल्स। इस तरह से आप लोगों को स्टोरी बना के याद करना चाहिए। इससे बेहतरीन तरीका भी हो सकता है विद्यार्थियों याद करने का, लेकिन आपको उसमें जाना क्यों है? जब आपको इस तरीके से याद हो रही है चीज, तो आपको और बेहतरीन तरीका बनाने की मेरे हिसाब से कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपको देखो क्या क्या याद हो गया, क्या क्या आप लोगों को याद हो गया। यहां पर पिता से मतलब राजस्थान के इतिहास लेखन के पिता। कौन से पद पे थे? लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पे थे। अगर वे मुझे क्या है सेंट्रल एंड वेस्टर्न यात्रा पर नहीं ले गए तो पुस्तक का नाम रहेगा सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। यात्रा से मतलब हो गया ट्रेवल्स, जो हमारे पास में आगे रचना का नाम है। क्या हो जाएगी ये? ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। और उसके बाद में अगर नहीं ले गए तो मैं क्या करूंगी या क्या करूंगा? मैं नाल में जाकर रूठ कर बैठ जाऊंगा। तो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो एक छोटी सी, मेरा कहने का मतलब ये है कि हालांकि इसमें थोड़ा सा समय लगा, लेकिन जब आप लोग इसको याद करोगे, एक बार इस फॉर्मूले को लिख लोगे और इन चीज़ों पे आप अंडरलाइन कर लोगे और इधर इनकी सारे एक फैक्ट एक जगह लिख लोगे, तो आपको ये क्या है कि बाद में जब आप रिवीजन करोगे तो केवल 1 मिनट का काम है, 1 मिनट का भी काम नहीं है कर्नल जेम्स टॉड को याद करना। आगे चलते हैं। ये तीनों आप लोगों को अच्छी तरह से याद होने चाहिए भैया ना। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन हो गया, कर्नल जेम्स टॉड हो गया और एलपी टेसीटोरी हो गया। आगे चलते हैं। अगले है हमारे पास में, जैसा कि हमने उस पर नंबरिंग की थी 39 नंबर, 40 नंबर, इस पे हम करते हैं 41 नंबर। फिर हम इसको फॉर्मूले से याद करने की कोशिश करेंगे। इसको याद करेंगे टोस्ट। टोस्ट जो खाते हो ना सूखे सूखे ब्रेड के आप लोग, उससे आप जोड़ोगे। अब मैं फटाफट चलूंगा भाई। इडली के साथ फॉर्मूला आप लोग लिख लेना। इडली के साथ मुझे क्या खाने को चाहिए? हमेशा टोस्ट भी चाहिए। कब्र भी बीकानेर में है, बीकानेर को आप भूल जाओ, भिखारी को याद रखो। भिखारी को क्या चाहिए? टोस्ट चाहिए। इडली भी खानी है मुझे। उसके बाद में पश्चिमी राजस्थान के लोग जो पहले देसी खाना खाते थे, पश्चिमी राजस्थान के जो चारण लोग हैं, राजस्थानी चारण लोग हैं, जो पहले क्या है देसी खाना खाते थे, अब वो क्या खाते हैं? टोस्ट। सब टोस्ट से जोड़ दो आप लोग। तो क्या क्या हो जाएगा? इनके फैक्ट अपने पास क्या क्या हो जाएंगे? इटली के,
बीकानेर के, राजस्थानी चारण साहित्य का ऐतिहासिक सर्वे, पश्चिमी राजस्थानी का व्याकरण। इस तरह से आपको याद हो जाए, डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि बताइए क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थानी का व्याकरण पुस्तक के रचयिता कौन है? पश्चिमी राजस्थानी का व्याकरण, तो आपको पश्चिमी राजस्थानी से ध्यान रह जाएगा कि यार पश्चिमी राजस्थान के लोग पहले तो जो है बाजरा और मक्का वगैरह सब खाते थे, लेकिन अब क्या खा रहे हैं? वो टोस्ट खा रहे हैं, विदेशी संस्कृति की तरफ जा रहे हैं, है ना? खान पान में परिवर्तन हो गया है। और वो कौन सी जाति है? राजस्थानी चारण जो हैं पश्चिमी राजस्थान में रहते हैं, वो आजकल क्या खाने लग गए हैं? टोस्ट खाने लग गए हैं। आगे बात करते हैं, ये फोटो है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की, कर्नल जेम्स टोड की। इनका तुलनात्मक रूप से आप लोगों को अध्ययन करना है, ये ध्यान रखना है। सीधा दिमाग में आते टेस्टिटोरी आते ही आपको उनका सारा घटनाक्रम, सारा चक्र, सारी रचनाएं याद आ जानी चाहिए। जेम्स टोड की अगर बात करेंगे तो उनकी भी सारी रचनाएं आपको याद आ जानी चाहिए, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के संबंध में ही। तो ये तीनों का आप लोगों को जो है तुलनात्मक एक बार अध्ययन कर लेना चाहिए। ऊपर अपने पन्ने में आप लिख सकते हो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, कर्नल जेम्स टोड और एलपी टेस्टिटोरी, फिर उनके सारे फैक्ट एक ही पन्ने में आप लिख लो और इस तरह से आप लोगों को याद करो। तो इसको मैंने याद करवा दिया था कि पिताजी क्या है? लेफ्टिनेंट कर्नल है। फिर वो सारी यात्रा पर डी लेके गए, वेस्टर्न, राजपूत स्टेट वगैरह सारी। टेस्टिटोरी को हमने टोस्ट से जोड़ा था, तो इटली हो गया, बीकानेर हो गया, और उसके बाद में चारण साहित्य हो गया, पश्चिमी राजस्थान हो गया, ये सारा बीकानेर वगैरह। इनकी कब्र भी इनकी कब्र जो है वो बीकानेर में है, ये ध्यान रखना है, एलपी टेस्टिटोरी की। आगे बात करते हैं। अब जैसा कि हमने ये जो रचनाएं हैं सारी, ये है हमारे पास में एलपी टेस्टिटोरी की, तो एलपी टेस्टिटोरी कंटिन्यू है, ये भी टेस्टिटोरी। टेस्टिटोरी को हम भूल जाएंगे, क्या याद रखेंगे? टोस्ट या ब्रेड, टोस्ट या ब्रेड हम लोग याद रखेंगे। तो किशन और रुक्मणी जब साथ बैठते हैं, किशन और रुक्मणी, तो वो क्या खाएंगे? टोस्ट खाएंगे। जेत्सी भी क्या खाएंगे? टोस्ट खाएंगे। और रतन भी क्या खाएगा? टोस्ट खाएगा। सबको आप टोस्ट से जोड़ सकते हो। रतन हो गया, किशन और रुक्मणी जब चाय पे बैठते हैं शाम में और सुबह में, तो दोनों बैठकर साथ में इस चीज को खाते हैं। कालीबंगा के जो लोग थे, कालीबंगा सभ्यता में भी जो है टोस्ट बहुत ज्यादा जो उनका पसंदीदा भोजन था। तो अब जीके तो क्या है कि भाई देखो अथाह है, और जीके में भी जो राजस्थान की रचनाएं हैं, साहित्यिक रचनाएं हैं, वो फिर से अथाह है। तो आप लोगों को ऐसे ही जोड़ जोड़ के जो है याद करना पड़ेगा, और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि इससे आप लोगों को स्थायी रूप से चीजें याद रहेंगी। ये ध्यान रखना है, आप कभी नहीं भूल पाओगे कि टोस्ट और ब्रेड कौन कौन खाता था। एक बार बस इस क्लास को देख लो आप ढंग से, और जो भी फॉर्मूले मैं बता रहा हूं उन फॉर्मूलों को अपनी कॉपी में आप लोग नोट कर लो, तो आपको स्थायी रूप से चीजें याद रहेंगी। ध्यान रखना, कई बार कई विद्यार्थियों पे मैंने इसका प्रयोग किया है। चलिए, तो तीनों हमारे पास में हमारे जो विदेशी साहित्यकार हैं वो विद्यार्थियों हम लोगों ने पढ़ लिए। आप फिर से चिंतन करेंगे एलपी टेस्टिटोरी पे, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। इसके अलावा कर्नल जेम्स टोड पे आप लोग चिंतन करेंगे, और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन पे। इन तीनों, ये तीनों राजस्थान के जो जैसे एग्जाम वगैरह होते हैं ना, तो कई बार जो है पूछ लिया जाता है और अपन भूल जाते हैं। कर्नल जेम्स टोड की रचना को हम ग्रियर्सन की कर देते हैं, ग्रियर्सन की रचना को अपन किसी दूसरे की कर देते हैं। तो मिक्स नहीं करना है अपने को, और अपने को इस फॉर्मूले से जो है स्थायी रूप से याद करना है। चलिए आगे बात करते हैं। 41 42 लगाते हैं साहब इस पे। इकराम राजस्थानी, तो इनकी भी रचनाएं याद करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखेंगे। अब मैं एक शब्द लिख देता हूं, उसके बाद आप खुद फॉर्मूले से जोड़ देंगे इसको। एक नौकरी दिला दे राम। एक नौकरी, सब यही चाहते हैं भाई, दिला दे राम। एक नौकरी दिला दे राम। इकराम, एक नौकरी दिला दे राम। अब किससे जोड़ेंगे आप लोग? अब ऐसे तो क्या है, देखो मेरी बात सुनो,
मैं बोल बोल के बता दूंगा, इकराम राजस्थानी की साहब अक्षरों के इर्द गिर्द है, सुकून। अच्छा, इसके अंदर से भी जैसे अगर मैं बता दूंगा आप लोगों को, जहां बताने की आवश्यकता होगी किसी रचना के अंदर से भी, जब मुझे लगेगा कि एग्जाम के हिसाब से रिलेवेंट है तो मैं बताऊंगा निश्चित रूप से। बाकी कोई कभी आपसे नहीं पूछेगा कि बताओ अक्षरों के इर्द गिर्द रचना के अंदर क्या है भाई, कोई आपसे कभी भी नहीं पूछेगा, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। इकराम राजस्थानी को हमने जोड़ा, एक नौकरी दिला दे राम, एक राम, एक राम। तो याद किससे करेंगे? अब अपन नौकरी से करेंगे। जो बच्चा नौकरी की तैयारी करता है उससे अपन याद करेंगे, वो हमेशा कहां रहता है? अब आप इनको पढ़ो, इनकी रचनाओं को, वो हमेशा कहां रहता है? अक्षरों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। उसके बाद जब उसकी नौकरी लगेगी तो उसको क्या मिलेगा? सुकून मिलेगा। जब नौकरी लगेगी तो क्या मिलेगा? सुकून मिलेगा। अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो हमेशा किस में रहेगा? दर्द में रहेगा। भगवान से वो क्या कहता है कि हे भगवान, इस सदी का आखिरी पन्ना भी मैंने पढ़ लिया है, अब तो मुझे नौकरी दे दे, अब तो मुझे नौकरी दे दे। आगे बात करते हैं। जब लगेगी नौकरी तो क्या होगा? खुले पंखों से आसमान में उड़ूंगा या उड़ूंगी, ध्यान रखेंगे। उसके बाद में मेरे जीवन में क्या आ जाएगा? प्रकाश। फिर मैं नौकरी लगने के बाद कौन सा नारा बोलूंगा? कौन सा नारा बोलूंगा? एक रहा है, एक रहेगा अपना हिंदुस्तान। फिर जब मेरी नौकरी लगेगी तो कई सारे लोग मुझे क्या देंगे? गुलदस्ता ले लेके मेरे घर आएंगे। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि बताइए इकराम राजस्थानी की निम्नलिखित में से कौन सी रचना नहीं है? एक तो प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है। एक प्रश्न आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि गुलिस्ता पुस्तक का अनुवाद करने वाले कौन से राजस्थानी साहित्यकार हैं? तो गुलिस्ता शब्द आते ही आपके दिमाग में ये क्लिक होगा कि मुझे गुलदस्ता कौन देने आएगा जब मेरी नौकरी लगेगी, और नौकरी को मैंने किससे जोड़ा था? इकराम राजस्थानी से। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। 42 जो फॉर्मूले मैं बता रहा हूं उन सभी फॉर्मूलों को आप लिख सकते हो अपनी कॉपी में स्थायी रूप से। ध्यान रखना है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिए, KAKSHAPLUS। प्रत्येक कोर्स कक्षा प्लस ने ₹51 में लॉन्च कर दिया है। आप ऐप पर जाकर कोर्स भी खरीद सकते हैं। तो इकराम राजस्थानी की मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारी रचनाएं याद हो गई होंगी। आगे बात करते हैं। कई बच्चे पूछते हैं कि साहित्यिक रचनाएं याद नहीं होती है, साहित्यिक रचनाएं याद नहीं होती है। तो ऐसी कोई टैबलेट नहीं है, टैबलेट यही है फॉर्मूले और स्टोरी। स्टोरी बना बना के याद करो, फॉर्मूले से याद करो। आगे बात करते हैं। नंबर डालते हैं 43, कन्हैयालाल सहल। अब इसमें से ऐसा कोई शब्द ढूंढो जो कॉमन शब्द हो और जिससे ये तीनों रचनाएं आप लोगों को याद हो जाए। समझ गए? अब मुझे तो यहां दिख रहा है, देखो कन्हैयालाल से अगर आप लोग करोगे तो कन्हैयालाल कई जगह आएंगे, कन्हैयालाल कई जगह आएंगे। तो कन्हैयालाल को थोड़ा सा छोड़ो, आप आगे कोई और शब्द दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है सहेली। सहेली। कई बार ये एक एक रचना हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कई बार आप लोगों से सुमेलित करवाने वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं विद्यार्थियों। इधर आपको 4 रचनाकार दे देंगे और इधर आपको फिर 4 रचनाएं दे देंगे, फिर आप कैसे आप इनको याद करेंगे, ये आपको याद होना चाहिए, है ना। तो एक छोटी छोटी रचनाएं, कई बार एक छोटी रचना आप लोगों को जो है मेरिट में आपकी जगह बना सकती है, ये ध्यान रखना है आपको। लेकिन जब याद हो रही है अपने से तो अपन क्यों नहीं याद करें? जब हमारे पास में समय है तो हम क्यों नहीं याद करें? अगर समय आपके पास कम है, बिल्कुल कम है, 1 ही महीना आपके एग्जाम का रहा है या 15 दिन 20 दिन आपके एग्जाम के रहे हैं,
तो आप लोग महत्वपूर्ण रचनाएं याद करो, फिर आप इन चीज़ों में मत पढ़ो, समझे आप। लेकिन अगर आपके एग्जाम में समय है, 2 महीना है, 1.5 महीना है, या 3 महीने हैं, 6 महीने हैं, तो फिर आप ये सारी रचनाएं याद करो। इसी की मैं आप लोगों को सलाह दूंगा। सहेली जो बोलती है, तो कौन सी बोलती है? राजस्थानी कहावतें। और क्या है वो? बिल्कुल बावनी है, छोटी सी है। मेरी सहेली क्या है? छोटी सी है। और बोली जो है, उसकी बोली में राजस्थानी कहावतों का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। इस फॉर्मूले को आप लिख सकते हो। मैं फिर से पुरानी चीजों को देखो, रिवीजन भी आप लोग बराबर करते रहो, क्योंकि रिवीजन ही डिवीजन है। आगे बात करते हैं बच्चों 44 पे। कई चीजें फॉर्मूले से याद करो, कई चीजें आप वैसे भी याद करो, आप अपनी स्किल के हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से भी याद करो। रामनाथ कविया, अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसा नजर आ रहा है यहाँ, तो उससे आप जोड़ सकते हो। बाकी पाबूजीराव सोरठा, द्रौपदी विनय और करुण बहतरी, ये रामनाथ कविया की हमारे पास में 3 रचनाएं हैं। चलिए रिवीजन करिए एक बार आप लोग वापस से। तुरंत केवल 10 सेकंड एक स्लाइड के लिए आपके पास रहेंगे। मैंने याद कराया था, टोस्ट से जोड़ा था, ब्रेड से जोड़ा था। जो पश्चिमी राजस्थान में जो चारण जाति के लोग रहते हैं, वो आजकल क्या है, वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। जो उनका देसी खाना था वो नहीं खाते हैं और टोस्ट खाते हैं। ऐसे याद कर सकते हो। टोस्ट के साथ मुझे क्या चाहिए? इडली भी चाहिए। ऐसे याद कर लो। ये तीनों के एक चित्र हैं, गूगल से लिए हुए हैं, ग्रियर्सन, कर्नल जेम्स टोड और एलपी टेस्सीटोरी। और जो टेस्सीटोरी तो बहुत भोला सा लग रहा है, है ना? यही मुझे भोला लग रहा है, बिल्कुल, है ना? आप बताओ आपको कौन भोला सा लग रहा है इसमें? चलिए, उसके बाद मैंने बताया किशन और रुक्मणी दोनों जब शाम सुबह बैठते हैं तो चाय के साथ टोस्ट खाते हैं। जेसी भी, रतन भी, सब कालीबंगा सभ्यता के लोग भी। प्रश्न तो डायरेक्ट पूछा जाएगा ना भाई, कि कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में लाने का जो श्रेय किसको जाता है? तो आपके पास में तीनों विदेशी विद्वान दे देंगे, एक को देसी विद्वान दे देंगे, तो आपको पहचानना, आप फट पकड़ लोगे, वहां पे तुरंत पकड़ लोगे कि कालीबंगा सभ्यता के लोग टोस्ट खाते थे। मेरे को इतना याद है बस। चलिए, रामनाथ कविया की ये तीनों रचनाएं हो गई। अच्छा, एक चीज जरूर ध्यान रखनी है आपको, जैसा आपके पास में ये रचना है पाबूजीराव सोरठा, तो पाबू प्रकाश भी हमारे पास में एक रचना थी जो आशिया मोड़ जी की थी। पाबू प्रकाश आप लिख सकते हैं यहाँ पे, पाबू प्रकाश, ये भी रचना महत्वपूर्ण है भाई, है ना? आसिया मोड़ जी की थी, आसिया मोड़ जी। ये मोड़ जी नाम से भी खूब सारे हैं, जो एक कंफ्यूज करते हैं ना, उनको एक साथ अपन किसी सारणी में लिख लेंगे, है ना? बता दूंगा मैं। आसिया मोड़ जी की है, पाबू प्रकाश। जबकि पाबूजीराव सोरठा किसकी है? रामनाथ कविया की है। आगे बात करते हैं राव बख्तावर। 44 राव बख्तावर। अरे भाई, जो बख्तरी पहनता है वो तो कहर ही ढाता है वैसे ही, क्या लगता है जोरदार। ध्यान रखना है कि जो बख्तरी पहनेगा वो कहर ढा देता है, इतना गजब लगता है वो। बख्तरी क्या है? हमारी जो परंपरागत पोशाक है। आज भी गाँव में कई लोग बख्तरी पहनते हैं, ध्यान रखना है इस चीज़ का। बख्तरी के कई सारे प्रकार भी हैं। अगर आपके वेशभूषाएं अगर आपके सिलेबस में हैं तो आपको बख्तरी के सारे प्रकार याद होने चाहिए, ध्यान रखना है। तो जो बख्तरी पहनेगा वो क्या ढाएगा? कहर ढाएगा। स्वरूप सिंह के दरबारी थे। चलिए 45 पे देखो, इसको आप कैसे याद करोगे? आपके पास में नाथू सिंह महियारिया, नाथू सिंह महियारिया, आप इसके अंदर एक चिंतन जरूर करेंगे। कई लोग, कई बच्चे क्या होते हैं, वह पढ़ते रहते, कोई चेता ही नहीं लगाते, थोड़ा बहुत भी जो है रचनाओं पे या किसी भी चीज पे दिमाग नहीं लगाते हैं। आप जब यहाँ दिमाग लगाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ शतक, यहाँ शतक, यहाँ भी शतक, यहाँ भी शतक और यहाँ भी शतक, और यहाँ पे है नाथू। तो नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को कितनी गोली मारी? 100। नाथूराम गोडसे, ये तो अपने को पता ही है कि नाथूराम गोडसे ने जो है गांधी जी को गोली मारकर हत्या की थी।
नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को 100 का मतलब क्या हो गया, शतक, गोली मारी। तो ये शतक वाली जितनी भी रचनाएं हैं, ये शतक वाली जितनी भी रचनाएं हैं विद्यार्थियों, वो आप लोगों को याद हो जाएंगी। जो भी शतक वाली रचनाएं थी ना, अच्छा एक नहीं देंगे, कई बार क्या है कि जब कोई ऐसी रचना होती है जो कि तो सामूहिक रूप से पूछी जाती है, 3 रचनाएं दे देंगे आपसे उठा के, हाड़ी शतक, चूड़ा शतक और बताओ भाई झालामान शतक किसकी रचनाएं हैं, तो आपको याद रहेगा शतक से कि ये शतक वाला जो मामला था ना, वो था नाथू सिंह महियारिया का। आगे बात करते हैं। मनोहर शर्मा की बात करते हैं भाई। मनोहर क्या क्या है भाई, रोईडारा फूल जो है ना वो बड़ा ही मनोहर होता है ना। रोईडारा फूल जो है, रोईडा जो एक पौधा वृक्ष होता है, उसका जो फूल है ना वो बड़ा ही क्या होता है, मनोहर होता है। या किसी मनोहर नाम के लड़के को आप जानते हो तो उससे भी आप जोड़ सकते हो। नैणसी जसवंत सिंह प्रथम के समय थे, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। जसवंत सिंह प्रथम से इनकी अनबन हो गई थी, तो नैणसी और इनके भाई सुंदर सिंह ने आत्महत्या कर ली थी विद्यार्थियों। सुंदर सिंह, नैणसिरी ख्यात राजस्थान का गजेटियर, वो इन्होंने ही लिखा है, नैणसी ने। सुंदर सिंह आत्महत्या कर ली थी दोनों भाइयों ने। छोटे छोटे फैक्ट जो याद आते हैं वो महत्वपूर्ण हैं, उनको भी आप लोगों को जो है अपनी बुक के टॉप पे या कहीं भी कोने में एक कॉलम बना के हमेशा लिख लेना चाहिए इस तरह से, या टॉप पे कहीं लिख लिया। तो ये चीजें क्या है हमारे पास में, मनोहर है। शतक वाली कौन सी है, शतक वाली भाई नाथूराम की है। बख्तरी जो पहनेगा वो क्या ढाएगा, कहर ढाएगा। आगे बात करते हैं। बड़े ही मूर्धन्य साहित्यकार 47 नंबर पे कवि राजा श्यामल दास, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ददवाड़िया। समय काल देखेंगे, एक मैंने इसमें लाइन डाली है कि सूर्यमल मिश्रण जी का जो जन्म है वो भी इसी वर्ष हुआ था। कब हुआ था? वे 1815 में होता। अच्छा, सूर्यमल मिश्रण जी का जो निधन हो रहा है वो हो रहा है 1868 ईस्वी में, ये ध्यान रखना है। 1868 ईस्वी में सूर्यमल मिश्रण जी का निधन हो रहा है और 1815 में उनका जन्म हो रहा है। कहां पर हो रहा है? हरना नामक ग्राम में हो रहा है। और हरना नामक ग्राम कहां था, कहां है? बूंदी में है। और राम सिंह के दरबार में थे वीर सत्सई, बलवंत विलास, राम रंजाट, वंश भास्कर, छंद मयूख, ये सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं? सूर्यमल मिश्रण जी की है, ये ध्यान रखना है। दत्तक पुत्र इनके कौन थे? दत्तक पुत्र थे इनके मुरारी दान। इनकी रचना जो है, एक रचना को मुरारी दान ने पूरा किया था, एक रचना को मोड़ सिंह महियारिया ने पूरा किया था, ये ध्यान रखना है। बात करते हैं बच्चों, एक एक छोटा छोटा फैक्ट इनका देखते हैं। महाराणा सज्जन सिंह जो मेवाड़ के शासक थे, महाराणा सज्जन सिंह के दरबार में थे ये। वीर विनोद इनकी बड़ी ही महत्वपूर्ण रचना है। अगर कविराजा श्यामल दास की अगर कोई रचना आपको याद रखनी चाहिए तो वो याद रखनी चाहिए वीर विनोद। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। एक सेकेंड, थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार सर कैसे याद करवा रहे हैं, तो यही तरीका है भाई याद करने का, है ना। बिल्कुल इस तरीके से आप लोगों को स्थायी रूप से याद रहेंगी, ये मैं कह रहा हूं आप लोगों को, फिर से कह रहा हूं कि इस तरीके से याद करने से, फॉर्मूला से याद करने से, ट्रिक के माध्यम से याद करने से आप लोगों को जो चीजें हैं स्थायी रूप से याद रहेंगी। कितनी रचनाएं याद करोगे आप? रचनाएं याद करने में आप 20 दिन लगा दोगे फिर तो, है ना। तो आप जैसे मैं बता रहा हूं उस ट्रिक से आप याद करने की कोशिश करो तो आपको याद हो जाएंगे। 4 खंडों में रचित है। अगर वीर विनोद महत्वपूर्ण ग्रंथ है तो आपको पता होना चाहिए कि ये 4 खंडों में विभक्त है। मैंने आपको कल बताया था
एक पुस्तक बताई थी, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की रचना थी, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, 1912 की पुस्तक थी। 1912 की पुस्तक थी विद्यार्थियों, और इसमें 11 भाग और 20 वॉल्यूम थे इसके। इस पुस्तक के 11 भाग और 20 वॉल्यूम थे। ध्यान रखना है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो 1912 की रचना थी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की। एक एक फैक्ट जो बता रहा हूं व्यर्थ नहीं है, बिल्कुल व्यर्थ नहीं है, ध्यान रखना है। मुझे पता है कि इंपॉर्टेंट क्या चीज है, ये जो मैंने अभी बताया ये भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है, ध्यान रखना है इस चीज का। चलिए, केसर ए हिंद की उपाधि, किसकी उपाधि? केसर ए हिंद की उपाधि। और महाराणा सज्जन सिंह ने इनको कविराज की उपाधि दी, तब ब्रिटिश सरकार ने इनको महामहोपाध्याय की उपाधि थी। तो रचनाएं ये उपाधियां कितनी हो गई? केसर ए हिंद कह दियो साहब, कविराजा कह दियो, महामहोपाध्याय कह दिया, तो ये 3 तो इनकी उपाधियां हो गई। इसके अलावा ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किसके दरबार में थे, तो महाराणा सज्जन सिंह जी के दरबार में थे। 48 पे बात करते हैं। कि सर इतनी सारी रचनाएं कैसे याद करें? अरे मैं याद करवा रहा हूं ना, आप इन फॉर्मूलों को रट लो, अपने कॉपी में लिख लो स्थायी रूप से। और मैं आपको बताऊं कि ये जो राजस्थानी साहित्य आजकल राजस्थान के, तो लगभग सभी एग्जाम में जो है राजस्थानी साहित्य पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम ऐसा है नहीं जिसमें राजस्थान की बोलियां और साहित्य उसमें सिलेबस में ऐड नहीं किया हो। आपके रीट के अंदर है, रीट लेवल 1 में, रीट लेवल 2 में है। आपके शिक्षक भर्ती, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती जो लेवल 1 में है, लेवल 2 में है, आरएएस में है, आपके पास राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में, सब इंस्पेक्टर में है, कितने एग्जाम है, ग्राम सेवक में है, आपके पास में वन रक्षक में है, वन विभाग वाले उसमें है, बहुत सारे जितने भी, मतलब यहाँ तो कुछ मैंने उदाहरण दिए हैं आप लोगों को, बाकी लगभग सभी परीक्षाओं में राजस्थानी साहित्य से प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरी पूरी कोशिश यहाँ रहेगी कि इस जो राजस्थानी साहित्य की अपनी जितनी भी क्लासेस होंगी उसके बाद आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है राजस्थानी साहित्य में, कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने सारी चीजें इसमें समाहित करने की कोशिश की है। चलिए, मणि मधुकर। अब देखो साहब, पहले तो आप इसको एक बार का इन रचनाओं को आप देखो, फिर मैं फॉर्मूले से याद कराता हूं। अंबादास रो चित्राम, मन में दृढ़ निश्चय कर लो कि भाई इसको पढ़ने के बाद हमको स्थायी रूप से याद हो जाएगी चीजें। कालो घोड़ो, रस गंधर्व, सोजती गेट, खेला पालेमपुर, पग फेरो, नरकवाड़ो, सुधी सपनों के तीर, सफेद मेमने, पत्तों की बिरादरी। एक बार देखो इनको, सारी रचनाओं को आप लोग, फिर मैं याद करवाता हूं। देखो, चलिए अब मैं याद करवाता हूं आप लोगों को। देखो, हमारे पास में एक लड़का है अंबादास। क्या है? अंबादास एक लड़का है ना? अंबादास क्या है भाई? एक लड़का है। उसके पास में एक काला घोड़ा है। क्या है? काला घोड़ा है। अंबादास के पास एक काला घोड़ा है। क्या खाता है? चूरमा खाता है। काला घोड़ा है जो क्या खाता है? चूरमा खाता है। चूरमे से मतलब हो गया, चूरमे से क्या मतलब हो गया? चूरू के निवासी थे। कई बार जो साहित्यकार है उनका जिला भी पूछ लिया जाता है। अंबादास के पास में, मैंने बताया आप लोगों को कि अंबादास के पास में एक क्या है?
काला घोड़ा है जो क्या खाता है? चूरमा खाता है। जूस पीता है मतलब रस पीता है। आप जूस लिखेंगे, जूस पीता है। और उसके ऊपर अंबादास क्या करता है? पोलो खेलता है। क्या खेलता है? पोलो खेलता है। कभी कभी जो है तीर कमान भी खेलता है। क्या खेलता है? तीर कमान भी खेलता है। आप याद कैसे रखेंगे कि जैसे मान लो कि ये आपके पास में एक घोड़ा है, ये अंबादास इस पे बैठा है, ये अंबादास इस पे बैठा है साहब, इसके हाथ में एक स्टिक है। ध्यान रखना है, ये कौन है? अंबादास है। ओ काई बिको कालो घोड़ो है। क्या खाएगा? क्या खाएगा? एक तो चूरमा और जूस। चूरमा और जूस। अंबादास क्या कर रहा है? उसके पास में एक स्टिक है, तीर कमान भी है, जिससे वो क्या छोड़ेगा? तीर छोड़ेगा। तो क्या क्या हो गया आपके पास में? अंबादास रो चित्राम, कालो घोड़ो, चूरमा, रस गंधर्व। जब वो उसको सोजती गेट से बाहर निकालता है, उस घोड़े को इस सोजती गेट से जब बाहर निकालता है तो वो पग फेर लेता है। पग फेर लेता है। घोड़ा क्या करता है? पग फेर लेता है। पग फेर लेता है। और पग फेरने के बाद में वो कहां पहुंचा देता है? नरकवाड़े में पहुंचा देता है। ये ध्यान रखेंगे। फिर देखेंगे कि अंबादास के पास में क्या है? एक काला घोड़ा है जो चूरमा खाएगा, जूस पिएगा। अंबादास उस पे क्या क्या करेगा? एक तो पोलो खेलेगा, ये दोनों खेल खेलेगा। वो खेला पालेमपुर और सुधी सपनों के, तीर भी चलाता है और पोलो भी खेलता है। लेकिन जब उसको सोजती गेट से बाहर निकाला जाता है तो वो पग फेर लेता है, और पग फेरने के साथ ही वो कहां पहुंचा देता है? नरकवाड़े में पहुंचा देता है। जब नरकवाड़े में वो पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर कुछ सफेद मेमने क्या खेल रहे हैं? पत्ते खेल रहे हैं। ये ध्यान रखना है, क्योंकि नरक में क्या होगा? नरक में तो कुछ अलग ही चीज दिखेगी आप लोगों को। सफेद मेमने आपको वहां पे ताश के पत्ते खेलते हुए दिखेंगे। तो इस तरह से एक स्टोरी बनाने की कोशिश की है। आप लोग भी जो है इस स्टोरी को आप लिख लो, 2-3 लाइन में आप लोग लिख लो, ताकि आप लोगों को ये याद हो जाएगी। अब जैसे मान लो आपसे बाद में पूछा जाएगा कि सुधी सपनों के तीर साहब किसकी रचना है, तो तीर शब्द से आप पकड़ लोगे उसको कि तीर, तीर शब्द से आप पकड़ लोगे। अंबादास, अंबादास से आपको समझ में आ जाएगी। सोजती गेट आपको समझ में आ जाएगा। पग फेरो आपको, वो घोड़े ने क्या किया? जब वो पग फेर लेता है तो वो कहां पहुंचा देता है? नरकवाड़े में। और नरकवाड़े में जाकर अंबालाल क्या देखता है? अंबादास क्या देखता है कि वहां पे सफेद मेमने क्या खेल रहे हैं? ताश के पत्ते खेल रहे हैं। अभी तो मुझे टाइम लग रहा है आपको स्टोरी बताने में और समझाने में, लेकिन आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि इस स्टोरी को आप जैसे लिख लेंगे, अपने दिमाग में बिठा लेंगे, तो उसके बाद केवल 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको मणिमधुकर की रचनाएं याद करने में, और अप्रत्याशित रूप से आपको याद होंगी ये रचनाएं। चलिए, ये था हमारे पास में 45, 46, 47, फिर है 48 हो गया, ये 49। देखते हैं बच्चों, अब देखना क्लास लंबी नहीं हो जाए थोड़ी, है ना? 1 घंटे के आसपास मिलता है ना? कन्हैया, चलो फास्ट चलते हैं भाई। कन्हैयालाल सेठिया, पाथल और पीथल। कई बार कन्हैयालाल सेठिया की रचनाएं, यहाँ पे पाथल जो थे वो राणा प्रताप थे, और पीथल जो थे पृथ्वीराज राठौड़ थे। और पृथ्वीराज राठौड़ जो थे वो राय सिंह जी के, जो बीकानेर के राय सिंह जी थे, उनके भाई थे, और कल्याणमल जी के बेटे थे। कल्याणमल के बेटे थे और राय सिंह जी के भाई थे। यहाँ पे पाथल जो है वो है हमारे पास में राणा प्रताप, पीथल जो है हमारे पास में पृथ्वीराज राठौड़। पाथल पीथल, इसमें यह है कि जो पृथ्वीराज राठौड़ है उन्होंने राणा प्रताप को एक पत्र लिखा था, उस पत्र के बारे में इसमें बताया गया है। चलिए
मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, अगर आप जोड़ना चाहो तो, आप जोड़ना अगर चाहो तो आप जोड़ सकते हो। कैसे? कि हिंदुस्तान में एक ही सेठ है और वो है अंबानी। हिंदुस्तान में एक ही सेठ है अंबानी। अब मैं फटाफट बोलूंगा, लिखूंगा नहीं भैया ना। चलिए फास्ट चलते हैं। पैसे झरते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि पैसे तो झरते हैं अंबानी के। लीलटास एक पक्षी है, उसको देखना क्या होता है? शुभ होता है। और जो भी लीलटास पक्षी को देख लेता है, नीले रंग का पक्षी होता है, ध्यान रखना है, जो व्यक्ति नीलटास पक्षी को देख लेता है, ऐसा माना जाता है कि उसके जीवन में फिर बहुत सारे पैसे आते हैं। तो अंबानी जी ने भी क्या किया? उस लीलटास पक्षी को देखा और बहुत सारे पैसे आ गए। हेम, हेम का मतलब होता है सोना। सोने की कोई कमी नहीं है अंबानी जी के पास में। माएड्रो हेलो, माएड्रो हेलो, आपने अभी जैसे अनंत अंबानी है, वो कितने मोटे हो गए थे, तो उनकी जो माई है उनको बराबर डांटती रहती है। माएड्रो हेलो कि इतना वेट बढ़ाना ठीक नहीं है। लीक लिखोड़ो, उनके हाथों में लीक लिखी हुई है, धन की लीक उनके हाथों में है अंबानी के। काको रोड रो, कई लोग क्या कहते हैं? अरे काका, अंबानी काका, रोड पे मत आ जाना, ऐसे ही धनी बने रहना। ठीक है सर, ऐसे ही धनी बने रहना कि हे काका रोड पे मत आ जाना। लीक उनके हाथ में है। माएड्रो हेलो, हेमाणी सोने से जोड़ेंगे। लीलटास पक्षी को देखा तभी तो इतने पैसे आए, और पैसे झरते हैं। पैसे तो इतने झरते हैं बहुत सारे। आगे, वन फूल, कई उन्होंने जो है वन बना रखे हैं, वहां फूल उगते हैं। निर्ग्रंथ है, मिंझर है, झर मैंने बता दिया, झर इधर भी है और झर उधर भी है। इधर नींझर है, इधर मिंझर है। जमीन रो धनी कौन? जमीन रो धनी कौन है? अंबानी है। जमीन रो धनी कौन है? अंबानी है। शब्द बहुत अच्छे हैं, मीठे शब्द हैं। पूरे अंबानी परिवार के शब्द कैसे हैं? मीठे हैं। धरती धोरारी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। अरे घासरी रोटी जद बन मिलावड़ो ले भाग्यो, ये पंक्ति ऐसे के ऐसे उठाकर पूछ ली जाती है विद्यार्थियों कि ये पंक्ति किसकी है, ये कविता किसकी है? अरे घासरी, राणा प्रताप के बारे में। अरे घासरी रोटी जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, कि घास की रोटी खाई, उसको भी जो बन में जो बिलाव है वो लेकर भाग गया। पुरस्कार कौन कौन से मिले? तो देखो, अंबानी जी की क्या लगेगी भाई? मूर्ति लगेगी। पद्मश्री उनको जो है मिलना ही था। उसके बाद में लीलटास के लिए पद्मश्री, साहित्य अकादमी पुरस्कार लीलटास के लिए मिला है उनको। और राजस्थान के रत्न, राजस्थान रत्न पुरस्कार, सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार। और कई बार जैसे महत्वपूर्ण जो हमारे पास में अगर कोई लेखक हो, कोई साहित्यकार हो, तो मैं आपको बताऊं कि उनके बारे में अपने को सारी जानकारी पता होनी चाहिए। लगभग लगभग उनके पुरस्कार भी पूछ लिए जाते हैं कई बार कि कन्हैयालाल सेठिया जो हैं, निम्नलिखित में से कौन से पुरस्कार से नहीं नवाजे गए, कौन सा पुरस्कार उनको नहीं मिला? यह भी प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। आगे बात करते हैं बच्चों। लीक लिकोडो हो गया, काको रोड, ये सारी रचनाएं आपको मैंने जो है ट्रिक से याद करवाने की कोशिश की है। और ये हो गया। मूर्ति देवी पद्मश्री साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला है? लीलटास के लिए मिला है। राजस्थान रत्न पुरस्कार, तो रत्न तो है ही है, हिंदुस्तान के भी रत्न ही है ये मान लो आप लोग। तो सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार और शिखर पुरस्कार इनको, और शिखर पे तो है ही है, पूरा अंबानी परिवार क्या है, शिखर पे तो है ही है। चलिए, ये कविता भी याद रखना आप लोग कि अरे घासरी रोटी वाली, ये कविता किसकी है? हमारे कन्हैयालाल सेठिया। यहां लिख देता हूं मैं अलग कलर में, कन्हैयालाल सेठिया, कन्हैयालाल सेठिया। आप अपने तरीके से, नए तरीके से याद करने की अगर कोशिश करोगे तो फॉर्मूला बनाने में आप लोगों को फिर से नई मेहनत करनी पड़ेगी। ध्यान रखना, अगर जैसे मैं बता रहा हूं वैसे अगर आप लोगों को याद हो रहा है तो ऐसे याद कर लो आप लोग। फिर नया फॉर्मूला बनाओगे, फॉर्मूले बनाने में भी देखो बहुत समय जाया होता है। ठीक है ना? आगे बात करते हैं। प्रश्न क्या पूछा जा सकता है? कौन सा पुरस्कार नहीं मिला, किसके संदर्भ में? कन्हैयालाल जी सेठिया, कन्हैयालाल सेठिया। क्या पूछा जाएगा? देखो बहुत सारी रचनाएं हैं भाई, ध्यान रखना है। कन्हैयालाल सेठिया की कौन सा पुरस्कार? एक तो नहीं मिला, क्योंकि पुरस्कार भी मिले हुए हैं 6-7, एक तो पुरस्कार ही मिले हुए हैं, और इसके अलावा इनकी रचनाएं हैं लगभग 10-12। तो कौन सी रचना नहीं है और कौन सा पुरस्कार नहीं है, इस तरह से प्रश्न आ गया। 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, ए बी सी डी, बताओ भाई। यहां भी दे देंगे ए बी सी और डी, बताओ भाई। चलिए आगे बात करते हैं। कन्हैयालाल सेठिया हो गया,
कितना नंबर डाला था उस पर, 49, 50 नंबर पे आते हैं अपन विद्यार्थियों, और ये हमारा अर्धशतक यहाँ पे पूरा। नारायण सिंह भाटी, है ना। देखो नारायण मेरा एक लेबर क्लास में मेरे एक कोई मिलने वाले हैं, तो मजदूर से आप इसको जोड़िए। मजदूर का नाम क्या है? नारायण है। मैंने उसका कहा यार तू आलू की जैसे मोटा हो गया आजकल। जो नारायण जो लेबर है उनका नाम नारायण है, ऐसे आप एक कल्पना करो कि एक स्टोरी बनाओ आप लोग। तो जो नारायण है उसको मैंने क्या कहा कि यार एक मजदूर है, एक लेबर है, उसको आपने क्या कहा कि यार तू आजकल आलू की जैसे क्या हो गया, मोटा हो गया। सांझ तक काम करता है। कहां तक काम करेगा? यहां लिख सकते हैं आप, शाम तक काम करता है। दुर्गा का, मां दुर्गा का भक्त है। उसके जीवन में धन ही सब कुछ है। उसके जीवन में क्या है? वो बड़े ही मजदूर है लेकिन उसके जीवन में धन ही सब कुछ है। उसके बाद में जब वो काम करने आता है तो डूंगर लांघकर वो आता है। डूंगर, बड़े बड़े डूंगर लांघकर, मतलब उसकी जो नौकरी है बड़ी दूर होगी, तो बहुत बड़े बड़े डूंगर लांघकर वो नौकरी करने के लिए आता है। ऐसा मिनक है वो, ऐसा मिनक है। उस मिनक को समझना बड़ो ही दोरो है। उस मिनक को समझना बड़ा कठिन है। परम वीर है लेकिन, है ना। जो मजदूर लोग होते हैं वो हमेशा ही क्या होते हैं? परम वीर भी होते हैं। तो इस तरीके से जो है आपको ऐसे कनेक्टिंग कर करके याद करने से आप लोगों को जो है चीजें स्थायी रूप से याद रहेंगी। चलिए सर अभी चलाऊं इसको, 1 घंटे की तो करूं, है ना। चलिए अभी 1 घंटे की क्लास नहीं हुई है, 50 मिनट की हुई है, तो इसको लगभग अपन जो है 1 घंटे की करने की कोशिश करते हैं। तो आई होप आप लोगों को, आप वापस चला के देख लो कि मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, और आप उसको लिख लो। चीज को लिखने से क्या स्थायी रूप से वो आपके पास में रहेगा। तो नारायण सिंह भाटी को जो है आप इस तरह से जोड़ सकते हो। आगे बात करते हैं बच्चों। तेज सिंह जोधा 51। तेज सिंह जोधा कि म्हारा बाप और माई क्या है? आलू खा खा के गांव में, इस गांव में, ई गांव में कठे की वेगो। म्हारा बाप और माई आलू खा खा के, इस गांव के आलू खा खा के क्या हो गए हैं? तेज हो गए हैं। लिख लो इस स्टोरी को भी आप। रचनाएं कौन सी है? म्हारा बाप, दो ठावरे बेजा माई, ओलूरी ओल्या, ई गांव में कठे की वेगो। तो यहां से उठाओ एक एक शब्द जिससे आपकी एक हल्की फुल्की छोटी सी स्टोरी बन सके। क्या स्टोरी बन पाएगी? म्हारा बाप मतलब बाप और माई, बाप और माई आलू खा, इस गांव के आलू खा खा कर क्या हो गए हैं? तेज हो गए हैं। क्या हो गए हैं बच्चों? तेज हो गए हैं। इस तरह से आपको तेज सिंह, जो हमारे तेज सिंह जोधा हमारे जो साहित्यकार हैं, उनकी आपको सारी रचनाएं इस स्टोरी से, इस छोटी सी स्टोरी से आप लोगों को याद हो जाएगी कि माई और बाप आलू खाकर, कहां के आलू खाकर? इस गांव के आलू खाकर। आगे चलते हैं। फॉर्मूले बनाने में भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है बच्चों, क्योंकि सार्वभौमिक तरीके से सोचना पड़ता है कि बच्चे के दिमाग से कनेक्टिंग करना पड़ता है कि बच्चे को स्थायी रूप से कैसे याद होगी। चलिए आगे बात करते हैं। 52 कुंदन का मतलब होता है सोना। कुंदन का मतलब क्या होता है? सोना बराबर कुंदन। तो कुंदन के लिए क्या होता है? जंग होती है। सागर में क्या दबा हुआ है? सोना दबा हुआ है। और इसके अलावा ये रचना वैसे ही याद कर लो आप लोग। समकालीन राजस्थानी काव्य, संवेदन और शिल्प। चलिए बात करते हैं आगे। 53 सत्य प्रकाश जोशी की रचना है। राधा बोल भारमली, ये भारमली है तो मैंने ये भी यहां लिख दिया कि बाघा और भारमली की एक कहानी प्रसिद्ध है, एक लव स्टोरी है। तो आप लोगों को कभी समय मिले तो आप नेट पे देखना इसको, बाघा और भारमली की। हालांकि बाघा और भारमली इनकी रचना नहीं है, इनकी रचना है केवल बोल भारमली। राधा बोल भारमली, दीवा कांपे क्यों, लश्कर ना थामे, और ढोला मारू और उजली, इनकी रचनाएं हैं। कौन कौन सी हो गई? 1
2 3 4 5 6। ये 6 रचनाएं आप लोगों को याद करनी है। तो आप एक बार इस पे चिंतन करो थोड़ा सा, है ना। देखो एक बार 10 सेकंड के लिए। चलिए 54। हरिराम जी एक मिलने वाले हैं मेरे। वो क्या करते हैं, तीर पर बैठकर धूणी तपते हैं। और ये रचना, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस रचना के बारे में अंदर से बताने की ज़रूरत पड़ेगी, मैं आप लोगों को वैसे ही बता दूंगा। बिहारी पुरस्कार इस रचना को मिला है। और मानगढ़ पहाड़ी पर, बांसवाड़ा में, मानगढ़ पहाड़ी पर, बांसवाड़ा में, मानगढ़ पहाड़ी पर जो गोविंद गिरी के नेतृत्व में जो 17 नवंबर 1913 को आदिवासी आंदोलन हुआ था, और इसमें जो है सैकड़ों की, हजारों की संख्या में जो भील शहीद हुए थे, उसके बारे में इस रचना में लिखा हुआ है, धूणी तपे तीर। दूसरा, हाँ चांद मेरा है, हाँ चांद मेरा है। तो हरिराम जी क्या कहेंगे, हरिराम जी एक तो क्या काम करते हैं, बैठे बैठे तीर के किनारे बैठे बैठे धूणी तपते रहते हैं, और क्या बोलते हैं, ये जो आसमान में चांद है वो मेरा है। कौन बोलते हैं ऐसा, हरिराम जी। फास्ट रिवीजन करिए। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सोजती गेट पूछ लिया साहब, मैंने सोजती गेट पूछ लिया, तो आपको याद रहेगा कि यार एक घोड़ा था, वो सोजती गेट में से निकल के ही उसके जो पग हैं वो फिर जाते थे, और वो कहाँ पहुंचा देता था, कहाँ पहुंचा देता था, वो नरकवाड़े में वो पहुंचा देता था। और जब अंबादास नरकवाड़े में जाकर देखता, वो देखता कि सफेद मेमने जो है ताश के पत्ते खेल रहे हैं। इस स्टोरी से आप लोगों को इसी तरह से याद होंगी। चलिए फास्ट देखो, टक, फिर टक, आगे आगे, फिर से, चलिए उसके बाद में है 55 नंबर पे नंद भारद्वाज। नंद बाबा से जोड़िए आप, नंद बाबा से जोड़िए। नंद बाबा कैसे उड़ गए थे, पंख लगा के उड़ गए थे कृष्ण को लेकर। कहाँ से, जेल से कृष्ण को लेकर पंख लगा के उड़ गए थे, ऐसी स्टोरी बनाओ आप लोग। जब रास्ता कैसा था, सुनसान था। रास्ता कैसा था, सुनसान था, लेकिन फिर भी सारा मार्ग क्या हो गया, खुल गया। सारा मार्ग क्या हो गया, खुल गया। कि नंद बाबा, ऐसे याद यहां लिख सकते हो आप स्टोरी, नंद बाबा पंख लगाकर जो है कृष्ण को लेकर उड़ गए थे। रास्ता बहुत ही सुनसान था और हरावल में चल रहे थे। हरावल क्या होता है, हरावल होता है सेना का जो अग्रिम दस्ता होता है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, हरावल। और चांदावल क्या हो गया, पीछे का हो गया। समय ही खुलता मार्ग। थोड़ा बहुत चिंतन करना पड़ता है किसी भी साहित्यकार की रचनाओं पर, थोड़ा बहुत हमें चिंतन करना पड़ता है। चिंतन करेंगे तो ही तो याद होगी भाई, है ना। चलिए आगे बात करते हैं श्रीलाल नथमल जोशी। श्रीलाल नथमल जोशी की निम्नलिखित में से कौन सी रचना नहीं है, प्रश्न पूछा जाएगा। श्रीलाल नथमल जोशी बहुत इंपॉर्टेंट साहित्यकार है हमारे राजस्थान के। श्रीलाल नथमल जोशी की निम्नलिखित में से कौन सी रचना नहीं है, प्रश्न ऐसे आएगा। तो फिर सारी रचनाएं याद होनी चाहिए अपने को, थोड़ी थोड़ी जो है सारी रचनाएं याद होनी चाहिए, ताकि हम कम से कम इतनी तो याद होनी चाहिए कि हम लोग ऑप्शन में उसको पहचान सकें। और आजकल तो ट्रेंड चेंज हो गया है कि जैसे बड़े बड़े हमारे पास साहित्यकार हैं, जैसे मान लो गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी हो गया, कन्हैयालाल सेठिया हो गया, विजयदान देथा हो गया, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत हो गया, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन हो गया, कर्नल जेम्स टॉड हो गया, हैं, ये सारे जितने भी हैं बड़े बड़े जो हमारे पास में साहित्यकार, और भी लंबी है सूची, लंबी सूची है, तो उनके बारे में तो अपने को सारी चीज पता होनी चाहिए। 3 स्टेटमेंट दे देते हैं कि निम्नलिखित में से कथनों पर आप विचार करिए, बताइए कौन से स्टेटमेंट सही है, ए सही है, ए बी सही है, या सी बी सही है, या बी सी सही है। इस तरह से प्रश्न आते हैं। तो उसमें अगर आपको एक भी स्टेटमेंट पता नहीं होगा तो आप उस सवाल को जो है गलत करके आओगे।
ये ध्यान रखना कि महत्वपूर्ण जो साहित्यकार हैं हमारे, उनके बारे में तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए। चलिए, जो मेरा लाल है, मेरा लाल, धोरों से, धोरे क्या होते हैं? जो रेगिस्तान के धोरे होते हैं, धोरों से, बीकानेर से, बीकानेर से, बीकानेर से एक बीननी लाया, एक बीननी लाया। जिसके कितने बीन थे? 2 बीन थे। स्टोरी बना रहे हैं विद्यार्थियों, फिर से ध्यान देंगे आप लोग, हम स्टोरी बना रहे हैं। मेरा लाल धोरों से, यानी बीकानेर से, बीकानेर के धोरों से एक बीननी लाया जिसके 2 बीन थे। यहां तक हम लोग आ चुके हैं। कई लोगों ने कहा भाड़े पर लाया, कई लोगों ने कहा कई लोगों ने कहा कि भाड़े पर लाया। कई ने कहा मोल लाया, कई ने कहा मोल लाया। मोल मतलब खरीद कर लाया, मोल लाया। यहां तक की रचनाएं अपने को याद हो गई है, ध्यान देंगे आप लोग। कई ने क्या कहा कि परन्योड़ी लाया। नाम क्या था? उसकी आभा कैसी थी? बहुत चमक थी, चेहरे पर क्या थी? चमक थी। इस स्टोरी को आप आगे बढ़ा सकते हो, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। मैं जो बता रहा हूं उन शब्दों को आप, आभा बहुत ही चमक थी, आभा, आभा से याद कर सकते हो। हाथ में क्या लगी हुई थी? मेहंदी थी। हाथ में क्या लगी हुई थी? मेहंदी थी। हाथ में मेहंदी लगी हुई थी और मेरे लाल ने उसको आते ही क्या दिया? गुलाब दिया। मेरे लाल ने आते ही उसको गुलाब दिया, उसको शरण में रखा, उसको शरण दी अपने घर में। मेरे लाल ने उसको क्या दी? शरण दी। और जब वो खाना खाती है, जब शाम को उसने जो है, सुबह को उसने जब खाना खाया, तो वो कैसे खा रही थी खाना? सबड़ के मार मार के। जब खाना खाते टाइम क्या है, घाट वाट खाते जब कोई आवाज करता है तो उसको क्या बोलते हैं हम राजस्थानी में? कि सबड़ के मार मार के खाना खा रहा है, सबड़ के मार मार के घाट खा रहा है। ये स्टोरी बन गई। कितनी देर लगी अपने को स्टोरी बनाने में? तो आपको सारी रचनाएं इसकी याद होंगी। मेहंदी पूछ लेंगे कभी भी उठा के आपसे, बताओ मेहंदी किसकी रचना है? कनीर और गुलाब किसकी रचना? तो गुलाब से आपको याद रहेगा कि मेरा लाल जो एक परन्योड़ी, एक बीननी, 2 बींद वाली एक जो लेकर आया था, एक बीननी लेकर आया था जिसकी आभा, जिसकी चमक देखने लायक थी, जो परन्योड़ी कंवारी थी, मेहंदी लगाए हुए थी। आते ही जो है मेरे लाल ने उसको गुलाब दिया, उसको अपनी शरण में रखा। और सुबह जब उसने देखा कि वो कैसे सबड़ के मार मार के घाट खा रही है। तो इस तरह से आपको श्रीलाल नथमल जोशी जी की सारी रचनाएं याद होने की संभावना बनेगी। आगे बात करते हैं बच्चों। तो ठीक है, अभी 1 घंटे की क्लास हो चुकी है। आगे जो साहित्यकार है अपने पास में, हम उन साहित्यकारों को फिर से, आज 4थी क्लास थी, अगली 5वीं क्लास अपन फिर से लेंगे साहित्य की। और हम कोशिश ये करेंगे कि 100% साहित्य को हम लोग यहाँ पढ़ने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट ट्रिक से, फॉर्मूलों से हम लोग याद करने की उसको कोशिश करेंगे। आप तब तक जो है कक्षा प्लस पे आप बने रहिए। हमारे चैनल को भी आप लोग लाइक करें, शेयर करें, आप सब्सक्राइब करें। और जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम जो चैनल है हमारा, वो है कक्षा प्लस के नाम से, KAKSHAPLUS, कक्षा प्लस के नाम से हमारा चैनल है। इसी नाम से ऐप है। और कक्षा प्लस ने जो है प्रत्येक कोर्स जो है
₹51 मतलब नाम मात्र के शुल्क में आप लोगों के लिए जो है ऑफ़र जो है लेकर आए हैं। तो आप बने रहिए कक्षा प्लस के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।